सवाल मेरा यह है कि क्या उद्धव ठाकरे राजनीति से संन्यास लेंगे? और जैसी उन्हें पराजय अभी मिली है महाराष्ट्र के चुनाव में, वो सोच के बैठे थे कि वो सीएम बनेंगे और कोई डिप्टी सीएम बनेगा, लेकिन परिस्थितियां सारी बदल गई और वो हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के दल होने के नाते वो उसकी शपथ कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचते हैं। देखिए, पहले तो मैं महाराष्ट्र चुनाव के रिजल्ट के बारे में 2 लाइनें बोल देता हूं कि मिथ्या साबित नहीं होता है, मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। मिथ्या साबित नहीं होता है संतों का आशीर्वचन व श्राप। इसी नाते उद्धव को ले डूबा, इसी नाते उद्धव को ले डूबा उनका पाल घर वाला पाप, उनका पाल घर वाला पाप। जिस संतों की निर्मम हत्या हुई पाल घर में, तमाम आवाज उठाने के बाद, तमाम संतों के आंदोलन के बाद कोई उचित कार्रवाई उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे ने नहीं किया। वो इसलिए कि उस समय सोनिया गांधी के चरणों में जाके बैठे थे और इसलिए कि कार्रवाई करेंगे तो सोनिया गांधी लात मारेंगी मुझे, सत्ता के लोभ में ऐसे बैठे। और आज बाला साहब ठाकरे भी स्वर्ग से बैठे बैठे कोस रहे होंगे कि कैसा बेटा भगवान ने हमको दे दिया या हमने पैदा कर दिया, जो है हमारे स्वाभिमान से और हमारे विचारधाराओं से समझौता कर लिया। जो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि हम मर जाएंगे या सत्ता मिले चाहे ना मिले, कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी और उसकी विचारधाराएं मैच नहीं करती है, लेकिन सत्ता लोभ में जाके चरणों में गिर गए और उसके बाद हिंदुत्व के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए कि सरकार आएगी तो वक्फ बोर्ड को बदल देंगे। वक्फ बोर्ड का तो संविधान में कोई उल्लेख ही नहीं किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वक्फ बोर्ड को थोपा गया और उसके बाद कहते हैं वक्फ बोर्ड को बदल देंगे। और एक बात और आपसे कह दूं, जैसा कि आपने कहा कि क्या अब उनकी राजनीतिक विरासत की क्या है? खतरे में है क्या? जी एक मिनट प्लीज कम प्लीज। बाला साहेब ठाकरे जी के जो नैतिक मूल्य और सिद्धांत थे, यदि उन्हीं का आधार लेकर मैं कहता हूँ उद्धव ठाकरे जी थोड़े समय और चलते तो आज मुख्यमंत्री के तौर पर उद्धव ठाकरे जी को मेरी देखने की इच्छा थी, हृदय से इच्छा थी, क्योंकि जो सनातन की सोच थी और हिंदू की सोच थी महाराष्ट्र के अंदर, उसको स्थापित करने वाले मेरे प्रेरणापुंज बाला साहेब ठाकरे जी थे। आज भी मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ कि इतनी अच्छी सोच के, इतनी अच्छी विचारधारा के और हिंदुओं को एकता में लाने की बात उन्होंने की थी। महाराष्ट्र के अंदर किसी की भी सनातन संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाने की भी जरूरत नहीं थी उनके कार्यकाल में। आज यदि वो हमारे साथ होते तो मैं बताता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है वो दुगना हो जाता। आज यदि जो भी नेता हैं वहाँ विपक्ष में, उनका यदि महाराष्ट्र से निकाला ना हो जाता तो आप महाराष्ट्र के चुनाव को विकल्प के तौर पर देख सकते थे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने बाला साहेब ठाकरे जी की सोच का, विचारधारा का और उनकी नीति रीति का समर्थन करके वीर शिवाजी महाराज का शौर्य, उनके नैतिक मूल्य और उनकी जो सोच थी उसको महाराष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जाके स्थापित कर दिया है। महाराष्ट्र के चुनाव पर बहुत अच्छा जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया राहुल गांधी जी को, मतलब सोनिया गांधी जी की नीति को, मतलब कांग्रेस की नीति को, कि देश में बांटने की, देश में नफरत की और देश में फेक नैरेटिव सेट करने की राजनीति नहीं चलेगी। माननीय विनोद तावड़े जी पर झूठा आरोप लगाया कांग्रेस ने, पैसे बांटने का 40 साल का अनुभव रखते हैं राजनीति के अंदर। इतनी छोटी सोच विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है कि किसी व्यक्ति से पैसे से वोट कर ले। हम लोग दिलों पर राज करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन बना है पिछले कई दशकों में जिसने लोगों का सुनिश्चित विकास। मेरा सवाल अब ये है कि क्या मैं पे जरा 2 लाइन बोल दूं। आपने विरासत की बात करी कि अब उनकी विरासत का क्या होगा? खतरे में है क्या? एकदम। अब लोकतंत्र वाये भारत में, अब लोकतंत्र वाये भारत में सत्ता न केहू का बपौती है और जे संभाल न पावे विरासत के वो पुत्र ना होके पनौती है, वो पुत्र ना होके पनौती है। जो ये सोचेगा कि पिता प्रधानमंत्री तो हम भी बनेंगे, कोई काम नहीं करना है। एक पनौती था जो 55 साल का हो गया, अपनी पार्टी को ला करके एकदम नेस्तनाबूद करने के कगार पे छोड़ दिया और पार्टी को तो नेस्तनाबूद कर ही दिया। अपने गृहस्थ जीवन के होने वाली संभावनाओं को 55 साल का पनौती भी उसको भी नेस्तनाबूद कर दिया। न गृहस्थ जीवन जीने वाला और न पार्टी
को संभालने वाला। और ये पनौती आप बताइए, इसके पहले जब इंडिया तो आप लोग बोलना छोड़ दिए, इंडिया गठबंधन, हाँ इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जाके हो गए थे ना फेल अमेरिका में। जब पूछा इसका मतलब क्या होता है, इंडिया अलायंस का मतलब क्या होता है, तो बोला ये का इंडिया में ये का मतलब क्या है, तो बोले अलायंस, तो बोले 2 बार अलायंस। आप कहाँ वहाँ टाइम फिक्स हो गए, ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े लोग हैं। और एक बात और आप ख़त्म कर रहा हूँ, और दूसरा आपने कहा तो वहाँ जब मुंबई में इंडी गठबंधन का मीटिंग हुआ तो उद्धव ठाकरे, वहाँ ठाकरे, जो क्या कहते हैं बिहार में ठाकरे, और आज जब जो है उस इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी और वहाँ पे हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में नहीं गए उद्धव ठाकरे, जो इंडी गठबंधन की राग लाभ रहे थे। इसका मतलब ये है कि आज पूरा का पूरा हताश हो गए हैं, अपने आप को अकेले देखना चाहते हैं। कहीं उनको जो है मुंह दिखाने लायक लग रहा है कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। हो सकता है भगवान उनको सद्बुद्धि दें, लेकिन ये मान के चलिए कि उद्धव ठाकरे को अब फिर अपनी राजनीति जमीन से उठ करके शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार अत्याचार की सीमा पार कर देते हो तो सर्वनाश ही होता है, नया जीवन नहीं मिलता। जैसे रावण का सर्वनाश हुआ, हिरण्यकश्यप का सर्वनाश हुआ, संबरासुर का सर्वनाश हुआ, वैसे उद्धव ठाकरे शिवसेना गुट के राजनीति का भी सर्वनाश होने वाला है। कह रहे कि सर्वनाश होने वाला है, उद्धव ठाकरे की राजनीति का सर्वनाश होने वाला, ऐसा लगता है, कोई आसार है? देश की जनता जवाब देती है। दे दिया जवाब। सर्वनाश किसी का कोई व्यक्ति करने वाला नहीं है। जब हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और हम जनमत के आधार से सरकार चुनते हैं तो जनता सदैव सत्य को चुनती है। मैं भगवा के 100 रन पे भी ये लिखा है, सत्य ही शिव है, ओम नमः शिवाय। ये कहना चाहता हूँ कि सत्य सदैव प्रबल रहेगा। ये आप किसी भी तरह से देख लिए, झूठ में किसी भी तरह से प्रचलित होने की शक्ति है, लेकिन कथात्मक हेरफेर है, लेकिन प्रबल रहने की शक्ति से सत्य के अंदर है। ये बात आप किसी भी तरह से किसी भी कष्टी पर कसकर देख लीजिए, और यही काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सोच, विचारधारा, नीति रीति ने किया है। नहीं, अब मेरा सवाल जो जन के हृदय में महाराष्ट्र के अंदर स्थापित होने का काम वीर शिवाजी महाराज के नैतिक मूल्यों ने किया है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस शब्द का ये शब्द नहीं है, ये एक सिद्धांत है जो महाराष्ट्र के अंदर सदैव लोगों ने हृदय में स्थापित किया है। दिखाया भी, अब 2024 के चुनाव में दिखाया भी कि वीर शिवाजी का महाराज का आज भी बिल्कुल लोग मानते हैं, जो पहले मानते थे। और मैं मानता हूँ पालघर के अंदर जो था, बहुत अच्छा मुद्दा है ये कि पालघर के अंदर इंसाफ लोगों को नहीं मिला। उसका कारण ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति को संरक्षण दिया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। कारण ये था कि कांग्रेस के जो मंसूबे हैं, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हिंदू विरोधी, उसको एक संबल प्रदान करने के लिए वहाँ के लोगों को न्याय नहीं दिया गया। केवल यही था। ये लोगों ने देखा, देश की प्यारी जनता सब समझती है, जानती है, और कांग्रेस का फेक नैरेटिव स्वीकार करके देश की जनता वोट के माध्यम से जवाब भी देती है। ये बात सिद्ध हुई है। पिछले कई दशकों में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक व्यक्ति को धर्म संस्कृति का मूल दर्शन दिखाया है, जो पहले एक सोच थी मजदूर बनने की देश के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तौर पर बदलकर लोगों को एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ाया है। जब बात करते हैं हिंदू मुस्लिम राजनीति की, तो ऐसा नहीं है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम राजनीति की बुनियाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्यालय से निकली नीतियों ने रखी है। ठीक है, अब ये बताइए, उद्धव ठाकरे जी ने क्या इंडी गठबंधन का साथ अब छोड़ दिया है? देखिए, उद्धव ठाकरे जी के व्यक्तिगत जो पार्टी के फैसले हैं वो उद्धव ठाकरे जी निर्णय करेंगे। मैं इस पर अपने विचार नहीं देना चाहता। मैं बात करता हूँ राष्ट्रवादी से। वो हेमंत सोरेन की शपथ समारोह में नहीं जा पाए, तो लगता है ना उससे कि इंडिया गठबंधन से धीरे धीरे किनारे हो रहे हैं। देखिए, कोई भी दल जब एक कम समय के लिए गठबंधन करता है तो उनका लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव होता है। मुझे लगता है कि राजनीतिक जो उनके समीकरण थे वो एक चुनाव के लिए थे। मुझे व्यक्तिगत रूप से ये लगता है, और आगामी दिनों में यदि उद्धव ठाकरे जी हकीकत में अपनी सोच विचारधारा में परिवर्तन करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके जो पुश्तैनी नैतिक मूल्य थे, जो नैतिक सिद्धांत थे, और जो जनता से लगाव था, आज भी उनका जनता से लगाव है। ऐसा नहीं है कि जनता ने उनको, मैं भी उनका आदर्श मानता हूँ, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जी मेरे आदर्श हैं। मैं यदि उनके उम्र में, मतलब आज मेरी उम्र बड़ी होती और मेरे उनको जीवन काल देखने मिलता, तो मैं सबसे पहले उनको सादर बंदी समर्पित करने जाता। तो उद्धव ठाकरे जी भी मेरे लिए बहुत सम्माननीय है, श्रद्धेय
श्रद्धेयी हैं, उनका लक्ष्य जनता को सर्व करना है, जनता को अपनी परिवार की नीति रीतियों से जो उनकी सोच है उससे समर्पित करना है। लेकिन उनका सिर्फ एक विकल्प थोड़ा सा संकोच में रहा है मेरे लिए भी कि उन्होंने एनडीए अलायंस का समर्थन लिया, केवल उद्धव जी ने। और मैं कहता हूं कि वो अपनी इस नीति में सुधार करके पुनः महाराष्ट्र की जनता के साथ उतरेंगे और इस बार उद्धव ठाकरे जी यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ उतरेंगे अगले चुनाव में तो मैं कहता हूं प्रचंड जीत हासिल करेंगे। अच्छा भैया, एक बात बताइए, पूरे इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन पे बात करते हैं। जैसे अभी हरियाणा का चुनाव परिणाम आया और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और महाराष्ट्र कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। जैसे महाराष्ट्र में परिणाम आया तो क्या इंडी गठबंधन में वाकई दरारें पड़ चुकी हैं? इंडी गठबंधन में शुरुआत से ही दरारें हैं सर। जब आप टुकड़े टुकड़े गैंग को देखेंगे तो उनका लक्ष्य से मोदी जी से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ना था, जिसमें उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पर केस लगाया था, उनको ही अपने साथ ले लिया। आप खुद देखिएगा ना, देश की जनता समझती है। ये दादा हैं, इनकी उम्र 60 साल है, इनने जीवन देखा है। ये मेरे भाई हैं, इनकी उम्र 30 साल है, तो इनने जीवन देखा है, सत्य जानते हैं कहाँ है। और हमेशा इंडी अलायंस के मंसूबे सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने कर रहे हैं। मोदी 3.0 के शपथ ग्रहण के पहले भारतीय राष्ट्रीय मुख्यालय से मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्टेटमेंट आया था कि हमारी लड़ाई मोदी जी से व्यक्तिगत है। जनता ने सिद्ध किया है कि एक व्यक्ति करोड़ों लोगों पर अपना प्रेम बरसा रहा है, तब उस वक्त कांग्रेस अपना एक फेक नैरेटिव लेके आती है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है। उस वक्त कांग्रेस को ये नहीं दिखता कि ईवीएम के माध्यम से कई राज्यों में उनकी सरकार बनी है। उसके बाद जब हरियाणा में चुनाव हुए अरे भाई 38 नहीं बोले, ये क्या बात कर रहे हैं पता है तुम्हें? क्या बात बोले ये मोदी जी के बारे, तो उनके खुद पार्टी में 38 है। अरे क्या बोले ये, तुम्हें पता है कि नहीं पता है? मोदी जी की अरे यार क्या, बस खाली बोलना है, बस खाली डरा जाता हूँ। जहां पर हरियाणा और नीतीश और नायडू जी, अगर नायडू जी गिर गए तो मोदी जी इधर, और नीतीश चलेगा तो पूरे गिर। ऐसा भी अभी लोगों को भरोसा है कि ऐसा भी अभी हो सकता है? इन लोगों की मंशा है इन लोगों की। सुनिए, भारतीय राजतांत्रिक संगठन जब बना था, एनडीए ने अपनी सरकार बनाई थी, उस दिन भी कई लोगों को इसी जगह से, लाल किले के नीचे से मैंने संबोधित किया था। मैंने बताया था कि जब कोई भी कागज पर दस्तखत होते हैं, संगठन और समूह बनता है या सरकार बनती है तो लिखित दस्तखत होते हैं और उसके पीछे जनता का मत है उनके साथ। यदि वो भारतीय जनता पार्टी को धोखा देंगे, नीतीश कुमार जी या फिर कोई भी चंद्रबाबू नायडू जी, मैं मानता हूँ ऐसे लोग धोखा नहीं देते। ये लोग बहुत ही जवानबद्ध व्यक्ति हैं और ये जनता को सर्व करने का कार्य करते हैं। इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ पूरे 5 साल परिपूर्णता से पूर्ण करेगी भारतीय जनता पार्टी और देश का विकास सुनिश्चित करेगी, 2047 के विजन की ओर, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगी। इनकी बात का जवाब पूर्ण हो। मैं बताना चाहता हूँ हरियाणा के जवाब पर, जब ईवीएम की बात होती है तब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर उंगली नहीं उठाते। मैंने अभय दुबे जी से प्रश्न किया था आज तक साहित्य के मंच से, अभी 2 दिन पहले 24 तारीख को। हाँ, उस दिन अभय दुबे जी ने उस पर जवाब नहीं दिया था, शायरी कह के वो जवाब डाल दिया था। शुभांशु त्रिवेदी जी ने कहा कि इससे अच्छा है कि खामोश रहिए, क्योंकि खामोश वो भी रहते थे मनमोहन सिंह जी, क्योंकि सवालों की आबरू को संरक्षित रखने का कार्य कांग्रेस चुप रहकर करती है सर। कांग्रेस के पास देश की जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, काम होता है सत्यता के आधार पर। देश में राज किया जाता है निस्वार्थ भाव से, राज नहीं करना होता है, सेवा करनी होती है। हम सब कहना चाहते हैं देश की जनता से, मैं कहना चाहता हूँ किसी भी व्यक्ति में यदि सेवा का भाव आ जाएगा, प्रेरणा आप सिख धर्म से ले सकते हैं। 10 गुरु, 5 पंच प्यारे अपने जीवन कुर्बान कर दिए, जीवन देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सदैव ही, आप देखिएगा, इतना निंदनीय कार्य किया था सर अमृतसर के अंदर ब्लू स्टार ऑपरेशन, आज भी देश के काले इतिहास में दर्ज है। जो व्यक्ति सेवा की विचारधारा रखता है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी समर्पित है, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे कोई दल हो। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति को जरूरी है मानवता का दर्शन करवाना। मेरा एक अंतिम सवाल आपसे ये है, मैं यहीं पे इसको क्लोज करूंगा, कि क्या जो आप कह रहे हैं कि अगली बार उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ में आने चाहिए, और वो भाजपा के साथ में आएंगे तो उनका सूर्य फिर से एक बार उदय होगा उस पार्टी का या उनके नाम का, तो वो ऐसा करेंगे?
और क्या ऐसा उनको करना चाहिए, क्या सजेशन उनको देना चाहिए? मैं कहता हूँ व्यक्ति से एक बार गलती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मुझसे भी गलती होती, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन जो सिद्धांत होते हैं, जो जीनमूल होता है, वो कभी परिवर्तित नहीं होता। मैं मानता हूँ मेरा जीनमूल भारत माता की जीनमूल से मिलता जुलता है। ये मेरे भाई हैं आकाश अनिल सराफ, इनका जीनमूल भारत माता के जीनमूल से मिलता जुलता है। ये मेरा भाई है, इनका जीनमूल भारत माता की जीनमूल से मिलता जुलता है। लाख गलतियाँ कर लें लेकिन भारत माता को अपमानित नहीं कर सकते। और कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा भारत माता को विश्व पटल पर गौरवान्वित करने की जगह अपमानित करती है सर। लेकिन उद्धव ठाकरे जी की सोच विचारधारा कभी नहीं है, मैंने तो कभी नहीं देखा। यानी कि आप कह रहे हैं कि वो इंडी गठबंधन के साथ गलत चले गए? बिल्कुल, उनका ये निर्णय मेरे लिए और देश की जनता के लिए तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि वो भारत माता की सेवा करें,